नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का वेदाक्षी क्लासेस में। मैं आकांक्षा मैम, आपकी जीव विज्ञान की शिक्षिका। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 की जीव विज्ञान की शुरुआत करेंगे। कक्षा 12 की जीव विज्ञान, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो समझ लीजिए। कक्षा 12 की जीव विज्ञान में टोटल 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट में से जो हम आज शुरुआत करेंगे वो फर्स्ट यूनिट का श्री गणेश करेंगे। वो फर्स्ट यूनिट जो है वो है हमारी जनन। बेटा, जनन बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, जिसके अंतर्गत आप पौधों में भी जनन और मानव में जनन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम यूनिट को चैप्टर बाय चैप्टर कैसे डिवाइड करेंगे आपको हम बताते हुए चलेंगे कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आइए प्यारे प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं कक्षा 12 की जीव विज्ञान की। बेटा, कक्षा 12 की जो जीव विज्ञान का प्रथम यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। अगर जनन की बात चलती है तो कुछ संक्षेप में इसके बारे में आपको बताते हैं। ये एग्ज़ाम में बेटा 14 मार्क्स की पूछी जाती है, यानी इस यूनिट से 14 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इस यूनिट का जो प्रथम चैप्टर वो जीवों में जनन, जीवों में जनन है बेटा, लेकिन ये चैप्टर डिलीटेड है। अभी जो क्लास 12th का जीव विज्ञान का सिलेबस है उसमें आपका यही अभी दिखा रहा कि ये जो चैप्टर है वो डिलीटेड है। अगर बोर्ड इसको जोड़ता है तो इसका वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर है। जो सेकेंड चैप्टर है वो आपके सामने लिखा हुआ है। वो सेकेंड चैप्टर है बेटा पुष्पी पौधों में, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। जो थर्ड चैप्टर बेटा है वो है मानव में जनन, वो है बेटा मानव में जनन। और जो इसका फोर्थ चैप्टर है वो है जनन स्वास्थ्य। यानी बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि जो फर्स्ट यूनिट है, जो प्रथम यूनिट है, उसमें आपको टोटल 3 चैप्टर का अध्ययन करना है। 3 चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। 14 मार्क्स में ये यूनिट पूछी जाती है, तो आपको पता होगा ना कितनी इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हमारे इस वीडियो में आप प्रारंभ से जुड़े रहिए, अंत तक रहिए और अच्छे से समझिए। समझने के बाद जो भी आपको प्रॉब्लम लगे वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम उपाय ज़रूर करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम शुरुआत करते हैं यूनिट फर्स्ट के दूसरे चैप्टर से, जो कि है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। देखिए बेटा, अगर हम पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको ये पढ़ना है कि पुष्प किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हमारा यही टॉपिक बनेगा कि पुष्प किसे कहते हैं, यानी कि क्या होते हैं फ्लावर्स, क्या होते हैं फ्लावर्स। आप समझ गए इस यूनिट को। चलिए इसको हम यहाँ से हटाते हैं। फिर हम लोग बच्चों पढ़ते हैं फ्लावर्स के बारे में। देखिए आपके सामने लिखा फ्लावर्स, पुष्प किसे कहते हैं। तो बेटा देखिए, पुष्प किसे कहते हैं? कहते हैं कि किसी भी पौधे का, कहते हैं कि किसी भी पौधे का वह रूपांतरित भाग, वह रूपांतरित मतलब खिलने वाला भाग, वह रूपांतरित
भाग जिसमें नर तथा मादा युग्मक पाए जाते हैं। बेटा वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पुष्प। यानी कह रहा है कि किसी भी पौधे का वह रूपांतरित भाग जिसमें नर और मादा युग्मक, नर जननांग और मादा जननांग उपस्थित होते हैं, उस भाग को क्या कहा जाता है? पुष्प कहा जाता है। ठीक है बेटा, उस भाग को क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। अब देखिए, हम इसकी एक और परिभाषा भी पढ़ सकते हैं, छोटी सी परिभाषा, बहुत छोटी सी, कि किसी भी पौधे के बेटा जनन अंग को क्या कहा जाता है? पुष्प। यहाँ परिभाषा ये भी पढ़ सकते हैं कि किसी भी पौधे के जनन अंग को पुष्प कहते हैं। यानी पुष्प पौधे का वह भाग है जिसमें जनन अंग यानी नर और मादा उपस्थित होते हैं, उस भाग को क्या कहा जाता है? पुष्प कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या लिखा कि नर तथा मादा जननांग होते हैं। तो आपने कभी कभी कुछ पुष्प ऐसे भी देखे होंगे। ठीक है, अगर पुष्पों की प्रकार की बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार हैं पुष्प के। एक होता है एक लिंगी पुष्प, यानी कहते हैं बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और एक होते हैं बेटे द्विलिंगी पुष्प। एक क्या होते हैं बेटे? द्विलिंगी पुष्प होते हैं। द्विलिंगी पुष्प बेटा यानी जिनको हम कहते हैं क्या? बाइसेक्सुअल फ्लावर। जिनको कहते हैं क्या? बाइसेक्सुअल फ्लावर। यानी अगर फ्लावर को भी हम डिवाइड करें, जनन अंग तो है पुष्प में, लेकिन अगर उस जनन अंगों के आधार पर फ्लावर को, पुष्प को डिवाइड करें तो बेटा पुष्प भी दो प्रकार के हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड डाइसेक्सुअल फ्लावर। एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। क्या होते हैं ये? कि कुछ पुष्प बेटा ऐसे होते हैं जिसमें या तो नर उपस्थित होता है और या फिर उसमें क्या उपस्थित होती है? मादा। यानी पुष्प में या तो नर होगा या कुछ पुष्प ऐसे भी होंगे जिसमें केवल कौन सा जननांग होगा? मादा जननांग होगा। ठीक है, तो ऐसे पुष्पों को क्या कहा जाता है? एक लिंगी पुष्प। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, मान लो जैसे कद्दू का पुष्प है। ठीक है, कैसा पुष्प होता है? एक लिंगी पुष्प होता है। एक लिंगी का मतलब कैसा है? कि इसमें नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। नर पुष्प और मादा पुष्प, यानी पौधा तो एक ही है, शाखा में क्या होते हैं बेटे? नर पुष्प जो होते हैं वो अलग होते हैं और मादा पुष्प अलग होते हैं, एक साथ नहीं होते। ठीक है, यानी मादा पुष्प कैसे होते हैं? अलग होते हैं। तो उसे हम कौन सा पुष्प कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। बेटे कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं कि जिसमें पुष्प एक ही है, यानी फ्लावर तो एक ही है, फ्लावर में क्या है? मादा जननांग भी है और प्लस फ्लावर में क्या है? नर जननांग भी। यानी एक ही पुष्प में जब नर और मादा दोनों जननांग होते हैं तो ऐसे पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। जैसे मानो यहाँ पे मैंने आपको बताया गुड़हल का पुष्प हो गया, सरसों का पुष्प हो गया। आपने बहुत अच्छे से देखा हुआ है गुड़हल का पुष्प, यानी उसमें नर जननांग भी और उसमें क्या होता है? मादा जननांग। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पुष्प भी दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं। ठीक है, जिसमें पुष्प में क्या होते हैं कि नर जननांग जिनमें केवल होते हैं या फिर उनमें केवल मादा जननांग ही होता है, तो एक लिंगी पुष्प। और कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं कि जिसमें नर और मादा एक साथ होते हैं, ऐसे पुष्पों को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अब आपने पुष्प की डिटेल बहुत अच्छे से पढ़ ली होगी, समझ में आ गया बेटा। अब देखिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जब बात बेटे पुष्प की आती है
तो बात जरूर उठती है कि पुष्प के भाग कितने होते हैं, पुष्प के भाग कितने होते हैं। ठीक है बेटा, और इस बार के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पुष्प किसे कहते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, चित्र की सहायता से समझाइए, ऐसा क्वेश्चन आया है पेपर। तो बेटा पुष्प के भाग की अगर बात करते तो वैसे पुष्प को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पुष्प को 2 चक्रों की बात करते हैं तो 2 भागों में बांटा गया। एक होता है पुष्प के सहायक भाग बेटा, और एक होता है पुष्प में पाए जाने वाले मुख्य भाग। यानी पुष्प के एक भाग कैसे सहायक है, जनन में तो भाग ले रहे हैं लेकिन सहायक के रूप में, और एक कैसे है मुख्य रूप में, मुख्यतः जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। देखिए सहायक भाग 2 होते हैं। एक होता है बेटा बाह्य दलपुंज और एक बेटा होता है दलपुंज। ठीक है बेटा, बच्चों जो मुख्य भाग है ये भी 2 भाग होते हैं प्रमुख। एक होता है पुमंग, जैसे हम कहते हैं पुष्प का नर भाग। बच्चों एक भाग होता है जायांग, जिसे हम कहते हैं पुष्प का मादा भाग। अभी मैंने परिभाषा बताई थी कि किसी भी पुष्प के जनन अंग को, किसी भी पौधे के जनन अंग को क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। यानी पुष्प किसी भी पौधे का वह भाग है जिसमें जननांग होते हैं। कौन से जननांग, नर जननांग और मादा जननांग। और ये पुष्प के कैसे भाग बेटा होते हैं, ये पुष्प के मुख्य भाग होते हैं। सहायक की बात यानी कौन से होते हैं, बाह्य दलपुंज जिनको हम इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं, दलपुंज जिसको हम इंग्लिश में कोरोला कहते हैं, नर भाग जो है इसे इंग्लिश में एंड्रूशियम कहते हैं, और जो मादा भाग होता है इसको इंग्लिश में गाइनोशियम कहते हैं। ये आपने जाना कि पुष्प के जो हैं वो मुख्यतः पहले 2 भागों में बांटते हैं, सहायक भागों में और मुख्य भागों में। सहायक की बात करते तो 2 होते हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। मुख्य भाग बात करते तो 2 होते हैं, पुमंग और जायांग, जिसमें पुमंग पुष्प का नर भाग होता है और जायांग पुष्प का मादा भाग होता है। तो इसके देखिए अब हम लोग इसको चित्र के माध्यम से भी जानेंगे। चित्र के माध्यम से देखिए ये बेटा पुष्प का फिगर है, और इस फिगर के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि जो पुष्प होता है उसके कितने भाग होते हैं, कौन सा भाग कहाँ से जुड़ा होता है। ये पुष्प का फिगर हो गया। ठीक है, आप जानते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। पुष्प का जो ये भाग है इसको कहते हैं पुष्प वृंत। इसे कहते हैं क्या बेटा, पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प वृंत यानी पेडिसल होता है। पुष्प किसी शाखा से
जिस संरचना के द्वारा जुड़ा होता है उस संरचना को क्या कहा जाता है बेटा? पुष्पवृंत कहते हैं। क्या कहते हैं उस संरचना को? उस संरचना को पुष्पवृंत कहते हैं। उसके ऊपर देखिए ये फूला हुआ भाग होता है, इस भाग को बेटे पुष्पासन कहते हैं। इस भाग को पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन यानी पुष्प का वह भाग जहां पर पुष्प के सभी भाग, ठीक है, यानी वह भाग जहां पर पुष्प के सभी भाग जुड़े होते हैं उसे पुष्पासन कहते हैं। ठीक है, आसन यानी जहां पर मान लो बैठ गए, वो स्पेस, वो जगह क्या कहलाए? आसन। वैसे ही पुष्प के सभी भाग जिस जगह जुड़े होते हैं, कह सकते हैं जहाँ से बैठे होते हैं, निकले होते हैं, उस भाग को क्या कहा जाता है? पुष्पासन कहा जाता है बेटा। ठीक है, अब देख लीजिए पुष्पासन के बाद जो पहला भाग आता है, आपको दिख रहा होगा ये हरे रंग का, दिख रहा होगा आपको ये हरे रंग का ये भाग, यहां पर देखिए इस तरीके का जो ये भाग है बेटा, इस भाग को क्या कहा जाता है? बाह्य दलपुंज। जो ये हरे रंग का भाग आपको दिख रहा है, इस भाग को क्या कहा जाता है? इस भाग को कहते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज जब ये समूह में होता है तो ये बाह्य दलपुंज कहलाता है। और ये भाग बेटा पुष्प का बाहरी भाग है। आप देख रहे हैं ये पुष्प का बाहरी भाग है। और अगर चक्र की बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे ये पुष्प का प्रथम चक्र होता है। प्रथम चक्र में, और ये बाहर की ओर होता है और हरे रंग का होता है। इसका कार्य देखिए क्या है? इसका जो कार्य होता है, ये पुष्प के जितने भीतरी चक्र होते हैं उन सबको सुरक्षित करने का कार्य करता है, उन सभी को अंदर बंद रखने का कार्य करता है, सुरक्षित करने का कार्य करता है। ऐसे यहाँ पर देखते हैं इस फिगर में, और आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से इसको देखा हुआ है और देखते भी हैं मोस्टली। ये मान लो ये क्या है? ये किसी भी पुष्प की कली, क्या है ये किसी भी पुष्प की क्या है? कली। अब ये है, ये मान लो कली गुलाब की है, उसके ऊपर आपने देखा होगा हरे रंग का आवरण चढ़ा रहता है, कली अंदर बंद रहती, उसके ऊपर हरे रंग का आवरण होता है। अब ये क्या कर रहा है? ये उस कली को सुरक्षा दे रहा है, सुरक्षित कर रहा है ना। प्लस ये हरे रंग का होता है और जब तक पुष्प पूर्णतया नहीं खिल जाता है तब तक ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का भी निर्माण करता है और भोजन का निर्माण करके उस कली को पोषण भी प्रदान करने का कार्य करता है। यानी सभी पुष्पों में पुष्प बनने से पहले कली निकलती है और कली के ऊपर हरे रंग का जो आवरण चढ़ा होता है उसको बाह्य दलपुंज कहा जाता है। ये सुरक्षा भी देता है और साथ साथ हरा होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन भी बनाता है और उस कलिका को पोषण प्रदान करने का कार्य भी करता है। बेटा मैंने कहा ये समूह में तो ये बाह्य दलपुंज है, समझ में आया आपको? आप देखिए जब इसको अलग अलग करेंगे, अगर हम इसको अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे ये, तो ये अलग अलग डिवाइड होने पर क्या कहलाएगा? बाह्य दल। क्या कहेंगे इसको? बाह्य दल कहेंगे। बाह्य दल जो है ये बाह्य दलपुंज की क्या कहलाती है? इकाई कहलाती है। अगर बाह्य दलपुंज की यूनिट की बात करें क्या होती है, तो इसकी यूनिट क्या होती है? बाह्य दल होती है। जब समूह में होते हैं तो बाह्य दलपुंज होते हैं, जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं बाह्य दलपुंज की इकाई यानी कि बाह्य दल। कुछ आपने देखा होगा कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनमें बाह्य दल कभी नष्ट भी नहीं होते, हमेशा लगे रहते हैं फल बनने के बाद भी। जैसे कि आपने टमाटर देखा होगा, जैसे कि आपने बैंगन देखा होगा, उसमें देखा होगा हरे रंग का पीछे की ओर लगा रहता है। वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका बाह्य दल पुंज।
ठीक है बेटा, तो आप बाह्य दलपुंज की कहानी तो अच्छे से समझ गए होंगे कि कहाँ पाया जाता है, बाहरी चक्र होता है, क्या क्या कार्य करता है। मैंने कहा कि ये सुरक्षा देता है पुष्प को, कलिका को, साथ में कलिका की अवस्था में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करके उसको पोषण भी प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है बेटा, अगले क्रम में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? अगले क्रम में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में बेटा? दलपुंज के बारे में। तो आइए जानते हैं कि दलपुंज क्या होता है। देखिए, यह पुष्प का दूसरा सहायक चक्र है। जो यह होता है बेटा, ये पुष्प का दूसरा सहायक चक्र होता है, दूसरा सहायक चक्र होता है। अब देखिए, दूसरा सहायक चक्र, ठीक, और प्लस बेटा आप देख रहे होंगे ये जो होता है सभी पुष्पों में अलग अलग रंग का होता है। जैसा मैंने ये फिगर बनाया, इसमें मैंने किस रंग का दिखाया आपको? ये दिखाया मैंने लाल रंग का। ये कैसे रंग का दिख रहा है आपको? ये रेड कलर का दिख रहा है, लाल रंग का। यानी मैंने कहा कि ये पुष्प का दूसरा चक्र है और ये रंगीन होता है, ब्राइट कलर्ड होता है, चमकीले रंग के होते हैं। प्रत्येक पुष्प में इनका रंग अलग अलग होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किस लिए करते हैं? परागण के लिए। आपको टॉपिक पढ़ाएंगे परागण क्या होता है। तो ये परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मतलब इनके ब्राइट कलर के कारण, चमकीले रंग के कारण कीट इनकी ओर क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं और इनके ऊपर बैठ जाते हैं। जो नरजननांग में परागकण बनते हैं वो कीटों की बॉडी से चिपक जाते हैं। यानी इनका कार्य है क्या? आकर्षण, कि भैया आइए हमारे पास बैठिए, और जब ये बैठेंगे तो इनको क्या मिलेगा? नर युग्मक, और नर युग्मक को यहाँ से ले जाइए एक जगह से दूसरी जगह, और जाकर भैया मेरे जैसी बहुत सारी क्या बनाइए? जातियाँ बनाइए। ये इनका तात्पर्य होता है। इसीलिए किस रंग के होते हैं? ये रंगीन कलर के होते हैं और कीटों को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। बेटा ये एक समूह में होते हैं तो ये दलपुंज कहलाते हैं। लेकिन अगर ये अलग अलग कर दिए जाएं, अगर ये अलग हो जाएं तो ये इकाइयों में बढ़ जाते हैं, और इसकी इकाई को अगर ये अलग हो जाते हैं तो फिर इकाइयों में बढ़ जाते हैं, और इसकी इकाई को क्या कहा जाता है? दल कहा जाता है। ये दलपुंज की जो इकाई है वो क्या कहलाती है? वो दल कहलाती है। कुछ आपने देखा होगा पुष्प रात्रि में खिलते हैं बेटा, वो सफेद रंग के होते हैं। ठीक है, वो तो लाल या पीले रंग के नहीं होते, वो सफेद रंग के होते हैं। किस लिए? रात में होते हैं। रात यानी कि जो निशा होती है, जो रात होती है, काले रंग की होती है, और सफ़ेद पुष्प होते हैं वो आसानी से काले रंग पर प्रभावी रूप में प्रदर्शित होते हैं। क्योंकि अगर रंगीन होंगे तो रात के अंधेरे में वो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन यदि वो सफ़ेद रंग के होते हैं तो काले रंग पर प्रभावी के रूप में वो प्रदर्शित होते हैं, जो कीटों को आसानी से दिखाई दे जाते हैं। प्लस उनमें बहुत ही ज़्यादा सुगंध भी होती, उस सुगंध के कारण भी कीट उनकी ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो कीटों के आकर्षण के लिए, परागण के लिए, जातियों को आगे बढ़ाने के लिए दलपुंज का रंगीन होने के साथ साथ सुगंधित होना भी अति आवश्यक होता है। ठीक है बेटा, तो अब आपने समझा पुष्प के सहायक भागों के बारे में। अब जो सबसे जरूरी है वो पढ़ना है मैं पुष्प के मुख्य भागों के बारे में। और जो बेटा पुष्प का मुख्य भाग है वो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हम हटाते हैं यहाँ से। ये पुष्प के मुख्य भागों में बेटा जो पहला भाग है वो आपके सामने क्या दिख रहा है? पुमंग। पुमंग को पुष्प का नर भाग कहते हैं। ठीक है, ये जो नर भाग है वो अनेक इकाइयों से मिलकर बना होता है। इनकी ये इकाइयां बेटा पुंकेसर कहलाती हैं। इनकी इन इकाइयों को पुंकेसर कहते हैं, यानी कि
इन्हें स्टैमेन कहते हैं। ठीक है, स्टैमेन यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये स्टैमेन कहलाता है। और स्टैमेन की अगर बात करते हैं तो स्टैमेन के दो भाग दिखाई दे रहे हैं। दो भागों में आप देख रहे होंगे कि एक भाग तो बहुत पतला है और नीचे आधार से जुड़ा हुआ है। इस भाग को कहते हैं बेटा वृंत कहते हैं, इस भाग को फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, ये भाग तंतुयुक्त होता है, पतला होता है। आप ऊपर का ये भाग देख रही हैं, फूला हुआ होता है, इस भाग को एंथर कहते हैं। एंथर यानी कि पराग कोश कहते हैं। तो पुष्प का जो नर भाग है वो क्या है, वो पुमंग है। पुमंग अनेक इकाइयों से बना है। ये जो इकाइयां हैं, जो यूनिट है इसकी, वो क्या कहला रही हैं, वो पुंकेसर कहलाती हैं। और जब पुंकेसर का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि पुंकेसर के दो भाग है, एक पतला भाग है और एक उसका ऊपर का फूला हुआ भाग है। ठीक है, ये जो फूला हुआ भाग है उसे हम कहते हैं पराग कोश और जो पतला भाग होता है इसे कहते हैं फिलामेंट यानी कि तंतु। अब देखिए, आपने देखा होगा पुंकेसर को बहुत अच्छे से। देखिए कैसे सभी बच्चों ने गुड़हल का पुष्प तो जरूर देखा है, सभी ने देखा है बेटा, मुझे पता है सभी ने देखा है। अब देखिए उसमें जब देखते हैं तो इस रंग की ऐसी संरचना दिखाई देती है, बाहर की ओर निकली हुई। ठीक है, और बेटे उस संरचना में देखिए आपको पीले रंग के ऐसे बहुत छोटे छोटे ऐसी संरचनाएं दिखाई दे रही, पीले रंग की ऐसी क्या दिखाई दे रही होती है संरचनाएं। जो ये संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इन्हीं संरचनाओं को यहाँ नाम क्या दिया जा रहा है, पुंकेसर। और आप देख रहे होंगे पुंकेसर के ऊपरी भाग फूले हुए दिखते हैं और निचले भाग कैसे दिख रहे हैं, पतले। वो जो फूले हुए भाग हैं वो एंथर यानी पराग कोश और जो नीचे पतले भाग हैं वो क्या है, वो फिलामेंट है। ठीक है, अब आते हैं कि इनका कार्य क्या होता है, कैसे ये काम करते हैं। तो उसके लिए हम इनकी पढ़ते हैं आंतरिक संरचना, जानते हैं इनकी आंतरिक संरचना के बारे में। देखिए अगर हम बेटा यहाँ एंथर की आंतरिक संरचना पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए एंथर की आंतरिक संरचना में हमको ये पता चलता है कि एंथर जो है ऐसे, एंथर जो है वो 4 कोष्ठकों में बटा होता है। ठीक है, यानी जो पराग कोश है वो प्रायः 4 कोष्ठकों में ऐसे बटा होता है, ऐसे। जब इसको हम कट करते हैं बीच में तो देखते हैं कि बेटे कितने कोष्ठकों में बटा है, ये 4 कोष्ठकों में बटा है। ठीक है, इन्हीं कोष्ठकों में प्रायः किसका निर्माण होता है, पराग कणों का। ठीक है, किसका निर्माण होता है बेटा, पराग कणों का। और यही पराग कण जो होते हैं, ये पराग कण जो होते हैं वो किस क्रिया में भाग लेते हैं, जनन की क्रिया में। अभी जैसा मैंने बताया था कि पुष्प नर जननांग है और जनन अंग है। पुष्प जो है एक जननांग होता है जिसमें नर और मादा जननांग पाए जाते हैं। और इसी क्रम में आपने नर जननांग का पढ़ा था जो बताया था कि किस में सहायक है, जनन में। तो पुष्प में जो नर जनन में सहायक मुख्य भाग है वो क्या होता है, पराग कण। और ये पराग कण प्रायः किस में बनता है बेटा, पराग कोश में। किस में बनता है, पराग कोश में बनता है। ठीक है, पराग कण अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, इसीलिए इन्हें नर युग्मक की सूक्ष्मतम इकाई भी कहा जाता है बेटा। अभी मैंने कहा था इकाई केवल क्या है, पुंकेसर, लेकिन अगर सूक्ष्मतम इकाई नर युग्मक की बात करते हैं तो नर युग्मक की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है वो क्या कहलाती है, परागकण कहलाती। और ये परागकण किस में बनते हैं, पराग कोश में। बेटा इनकी जो बनने की क्रिया होती,
इस क्रिया को कहा जाता है। तो बेटा इन परागकणों के जो बनने की क्रिया होती है, इस क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। चूंकि हमारे इस वीडियो में मेरा मेन उद्देश्य था, हम पहले आपको बता दें पुष्प के भाग कितने हैं, उनके बारे में आप डिटेल। लघु बीजाणु जनन परागकण के बनने की क्रिया है। कैसे नरयुग्मक का विकास होता है परागकोश में, ये हम आपको अगले वीडियो में एक साथ बताएंगे। ठीक है बेटा, तो अभी हम इसको यहाँ पर ये खत्म कर लेते हैं कि ये भाग कितने होते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अगले उसमें देखिए हमारा आता है क्या, मादा जनन अंग। मादा जनन अंग जो है ये पुष्प का चौथा चरण होता है, ये पुष्प का चौथा भाग होता है। बेटा आपके सामने फिगर बना हुआ है, फिगर में देखिए मादा जनन अंग। मादा जनन अंग में कैसा होता है आइए हम जानते हैं। जी गुड़हल में अब जब हम मादा जनन अंग की बात करते हैं बेटे, तो मादा जनन अंग 3 भागों से मिलकर बना होता है। इसमें देखिए फिगर में मादा जनन अंग 3 भागों से मिलकर बना होता है। ये बेटे जो इसका सबसे निचला फूला हुआ भाग होता है, इस भाग को अंडाशय कहते हैं। फिर आपको एक पतला भाग दिख रहा होगा, इस भाग को वर्तिका कहते हैं। और सबसे ऊपर का जो ये भाग होता है ये कहलाता है वर्तिकाग्र कहलाता है। यानी जो पुष्प में मादा जननांग होता है, जो जायांग कहलाता है, ये जायांग 3 भागों से मिलकर बना होता है। ये 3 भाग मिलकर जायांग का निर्माण, या फिर हम कह सकते हैं ये किसका निर्माण करते हैं, स्त्री केसर का। किसका निर्माण करते हैं, स्त्री केसर का। और स्त्री केसर में सबसे निचला जो मुख्य भाग होता है वो अंडाशय है, यानी कि ओवरी है, कार्पेल। ठीक है, और ये मुख्य भाग होता है मादा जनन अंग का, इसीलिए इसे मादा जनन अंग की इकाई भी कहा जाता है। जब अंडाशय परिपक्व होता है बेटा, तो इसका कार्य है परिपक्व होकर क्या बनाना, इसका कार्य होता है परिपक्व होकर फल बनाना। और इसी फल में आप आगे पढ़ोगे क्या बनता है, बीजांड। और इसी बीजांड में होते हैं क्या, अंड कोशिका। और यही अंड कोशिका किस में भाग लेती है, जनन में। जैसे कि मैंने बताया था कि नर जननांग में परागकण जनन में भाग लेते हैं, तो मादा जनन अंग में मुख्य रूप से अंड कोशिका भाग लेती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है। इसीलिए अंड कोशिका को मादा जनन अंग की सूक्ष्मतम इकाई के नाम से भी जाना जाता है। केवल इकाई की बात करें तो ये ओवरी है, अंडाशय है, लेकिन अगर सूक्ष्मतम इकाई की बात करें तो क्या होता है, अंड कोशिका। ठीक है बेटा, तो ये तो भाग थे किसके, पुष्प के, जो कि हमने इस वीडियो में पढ़ा कि पुष्प को कितने भागों में बांटा गया, कौन सा भाग है और क्या कार्य है। हमारे अगले वीडियो मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ये लघु बीजाणु कहलाता है जनन। आप परेशान मत होइएगा, हमारे जो नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा लघु बीजाणु जनन। और लघु बीजाणु जनन में किस प्रकार से क्रिया होती है और परागकोश में किस प्रकार से परागकणों का निर्माण होता है, और कैसे परागकण परिपक्व होकर, कहाँ से परिपक्व होकर नर भाग से कैसे मादा भाग तक पहुँचते हैं। ये पूरी की पूरी जो डिटेल है हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। तो आई होप आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और आगे भी लगेगा। तो हमारे साथ मैंने कहा था इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ने के लिए शुरू से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।